नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आपका अपने चैनल मिशन बीपीएससी पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है 71 बीपीएससी बहुत नज़दीक आ चुका है। अब हमें ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर पे कमांड करना पड़ेगा। इसी कड़ी में एडोटेरिया के द्वारा एक समर्पण टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है 71 बीपीएससी के लिए। उसी का टेस्ट नंबर 9 हम लोग आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले एक सेशन हो चुका है जिसमें पार्ट वन में एडोटेरिया के द्वारा जो टेस्ट सीरीज टेस्ट नंबर 9 जो है उसमें 1 से लेकर 75 क्वेश्चन तक डिस्कस किया जा चुका है। अब हम लोग 75 से आगे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं इस सेशन में। तो चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों चलिए अब हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। एक वीडियो में आपको 1 से लेकर 75 तक क्वेश्चन किया जा चुका है। आज हम लोग 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। भारत का लक्ष्य जो है 2047 तक विकसित भारत बनने के लिए कितना प्रतिशत की वृद्धि हासिल करना है। भारत का जो लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत बनाना, उसमें कितने प्रतिशत वृद्धि करना हासिल करना है। तो इसका राइट आंसर होगा 8% वृद्धि करना है। भारत का लक्ष्य जो है 2047 तक विकसित भारत बनने के लिए 8% की वृद्धि करना हासिल करना है भारत को। चलिए तो हम लोग अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 का ये क्वेश्चन है कि आंकड़ों के अनुसार कुल स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता पहुंच गई है। 2024-25 इकोनॉमिक सर्वे का क्वेश्चन है कि कुल स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता कितने पहुंच गई है। तो 206.1 गीगावाट इसका राइट आंसर है। 206.1 गीगावाट। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 2024-25 इकोनॉमिक सर्वे, ये सब जो क्वेश्चन अभी डिस्कस किया जा रहा है वो आपके बजट और इकोनॉमिक सर्वे से रिलेट है। तो 2024-25 में इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार निम्नलिखित का मिलान गले, ये क्वेश्चन जो है वो मिलान करने वाला है। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। 2023-24 में खाद्यान्न उत्पादन 2023-24 में खाद्यान्न उत्पादन कितना परसेंट था। और फिर दूसरा है वित्त वर्ष 2024 में बेरोजगारी दर कितने परसेंट था। सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान कितना परसेंट था। और वित्त वर्ष 2025 में एमडीआई प्रवाह कितना परसेंट था। तो 2023 में खाद्यान्न उत्पादन जो था वो 332.3 मिलियन टन था। 2023-24 में खाद्यान्न उत्पादन जो है वो 332.3 मिलियन टन था। और वित्त वर्ष 2024 में बेरोजगारी दर जो था वो 3.2% था। तो ए का चौथा हो गया और बी का दूसरा हो गया। सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान जो था, सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान जो है वो 16% था। सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान जो है वो 16% था। वित्त वर्ष 2025 में एफडीआई प्रवाह जो है, वित्त वर्ष 2025 में एफडीआई प्रवाह जो है वो 55.6 बिलियन था। तो एक बार फिर से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। 2023 में खाद्यान्न उत्पादन जो था वो 332 मिलियन टन था। ए का हो गया चौथा, बी का हो गया दूसरा, और सी का हो गया पहला, और डी का हो गया तीसरा। इसका राइट आंसर होगा ए। तो क्वेश्चन नंबर 78 का राइट आंसर होगा ए। चलिए हम लोग अब आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन 2024-25 आर्थिक सर्वेक्षण से पूछा गया है के अनुसार निम्न कथनों पर विचार करें। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं। पिछले 5 वर्षों में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद
वृद्धि की प्रवृत्ति लगातार बढ़ रही है। अब भारत का राजकोषीय घाटा पिछले 5 वर्षों में लगातार बढ़ रहा है। इसमें कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, डी, ना तो ए ना तो बी। पिछले 5 वर्षों में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि की प्रवृत्ति लगातार बढ़ नहीं रही है बल्कि घट रही है। 2020 और 21 में 9.2% था, 9.2% था। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद जो है वो 2020-21 में 9.2% था और 2023-24 में 5.6% है। तो ये घट रहा है। अब भारत का राजकोषीय घाटा पिछले 500 वर्षों में लगातार बढ़ रहा है। भारत का राजकोषीय घाटा पिछले 5 वर्षों में लगातार बढ़ रहा है, नहीं है, घट रहा है। जैसे 2020-21 में जो था राजकोषीय घाटा वो था 9.2% और अभी 2023 और 24 में वो हो गया है 5.6%। तो इसका राइट आंसर ना तो ए ना बी। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 2024-25 आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत का सेवा क्षेत्र वर्ष 2025 में, भारत का सेवा क्षेत्र वित्त वर्ष 2025 में जीवीए में कितने प्रतिशत का योगदान देता है? जो सेवा क्षेत्र है वो सकल मूल्य वर्धन में कितना परसेंट योगदान देता है? तो ऑप्शन ए 53%, ऑप्शन बी 54%, ऑप्शन ए 53%, ऑप्शन सी 55% और ऑप्शन डी 56%। तो इसका राइट आंसर होगा 55%। 2024-25 में आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत का सेवा क्षेत्र जो है वो वित्त वर्ष 2025 में सकल मूल्य वर्धन में 55% योगदान देता है। चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 81 2024-25 आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार शतक जीवन को बढ़ावा देने के लिए लाइफ पहल, जिसमें 2030 तक वैश्विक स्तर पर 440 मिलियन अमेरिकी डॉलर की संभावित बचत हो सकती है। दूसरा है भारत के कार्बन सिंक में 2.29 अरब टन CO2 समतुल्य की तक बढ़ गया है। भारत की गैर जीवाश्म ईंधन बिजली उत्पादन क्षमता कुल क्षमता का 49% तक पहुंच गई है। तो इसका राइट आंसर होगा 81 का केवल 1 और 2। भारत की गैर जीवाश्म ईंधन बिजली उत्पादन क्षमता कुल क्षमता का 49% बढ़ गया है। तो इसका 49% नहीं बढ़ा है, ये कितना परसेंट बढ़ा है? 46.8% बढ़ा है। तो इसमें ए और बी सही है और तीसरा नंबर गलत है। तो इसका आंसर होगा ए, केवल 1 और 2 सत्य है। तो अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 82 2024-25 आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार महिला श्रम बल भागीदारी है, मतलब महिला श्रम बल भागीदारी कितने परसेंट है? तो 41.7% या 41.3% या 41.2% या 41.6%। तो इसका राइट आंसर होगा 41.7%। 82 क्वेश्चन का आंसर होगा ए, 41.7%। महिला श्रम बल भागीदारी जो है वो 41.7% है। अब भारत की श्रम बल भागीदारी जो है वो टोटल कितना परसेंट है? तो 60.9
1% है। दोस्तों, अगर आप लोगों को इस टेस्ट सीरीज का PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, वहां आपको इस टेस्ट सीरीज का PDF प्रोवाइड किया जा चुकेगा, मिलेगा। चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 83 2024-25 आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार मुद्रास्फीति के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? हाल के 3 वर्षों में CPI मुद्रास्फीति में लगातार गिरावट आई है। जो हाल के 3 वर्षों में CPI मुद्रास्फीति में लगातार गिरावट आई है। CPI मतलब उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। CPI का मतलब होता है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में लगातार गिरावट आई है। और दूसरा है हाल के 3 वर्षों में WPI मुद्रास्फीति CPI मुद्रास्फीति हाल के 3 वर्षों में WI मुद्रास्फीति CPI मुद्रास्फीति से अधिक रही है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, केवल इसमें कौन सा सही है? केवल 1, केवल 2, ऑप्शन नंबर C 1 और 2 दोनों, और D है ना तो 1 ना 2। तो इसका राइट आंसर होगा केवल A। हाल के 3 वर्षों में CPI जो है वो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो है मुद्रास्फीति वो लगातार गिरावट आई है, और ये ऑप्शन सही है। और इसका हाल के 3 वर्षों में WPI मतलब थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति CPI मुद्रास्फीति से अधिक रही है, अधिक नहीं रही है, कम रही है। चलिए अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में वित्त वर्ष 2025 में औद्योगिक क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है? तो वित्त वर्ष 2025 में औद्योगिक क्षेत्र में कितने % वृद्धि का अनुमान लगाया गया है? तो ऑप्शन ए 4.8, ऑप्शन बी 5%, ऑप्शन सी 6.2%, ऑप्शन डी 7.5%। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 6.2% वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। वित्त वर्ष 2024 में ऑटोमोबाइल की बिक्री में कितने % वृद्धि हुई है? तो 12.5% ऑटोमोबाइल में वृद्धि हुई है। अब लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में किन 2 उभरते क्षेत्रों को विकसित भारत दृष्टिकोण के तहत रोजगार सृजन के लिए बेहतर अवसर प्रदान करने के लिए रूप में रेखांकित किया गया है? ऑप्शन ए फार्मास्यूटिकल और वस्त्र उद्योग, ऑप्शन बी डिजिटल अर्थव्यवस्था और नवीकरणीय ऊर्जा, ऑप्शन सी ऑटोमोबाइल निर्माण और खनन, ऑप्शन डी रियल एस्टेट और पर्यटन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी डिजिटल अर्थव्यवस्था और नवीकरणीय ऊर्जा। रोजगार सृजन के बेहतर अवसर प्रदान करने के लिए किसको रेखांकित किया गया है? तो डिजिटल अर्थव्यवस्था और नवीकरणीय ऊर्जा। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार सरकार द्वारा स्वास्थ्य पर कितना व्यय किया गया है? तो सरकार द्वारा स्वास्थ्य पर कितना % व्यय किया गया है आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में? ऑप्शन ए 44%, ऑप्शन बी 46%, ऑप्शन सी 48%, ऑप्शन डी 49%। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 48%, ऑप्शन सी 48%। पिछले आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार उसका स्वास्थ्य व्यय जो था वो 29% था, जिसे बढ़ाकर अब 44% 48% कर दिया गया है।
आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार सरकार द्वारा स्वास्थ्य पर कितना व्यय किया गया है? तो ऑप्शन सी 48%। अर्थव्यवस्था सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार देश का कुल निर्यात बिलियन अमेरिकी डॉलर में कितना था? देश का कुल निर्यात जो था वो 437.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। देश का, यहाँ पर हम समझ लेते हैं कुछ। निर्यात जो है वो कितना था? निर्यात जो है वो 437.1 अमेरिकी डॉलर था। अब इसी में क्वेश्चन पूछा जाएगा आयात कितना था? आयात जो था वो 678.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। तो आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार देश का कुल निर्यात जो था वो 437.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर था और आयात जो था 678.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारत का बाह्य ऋण और सकल घरेलू उत्पाद का अनुपात। भारत का जो था बाह्य ऋण, बाहरी जो ऋण होता है वो कितना था, और सकल घरेलू उत्पाद का अनुपात, दोनों का अनुपात कितना था? तो इसका राइट आंसर होगा 19.4% था। भारत का बाह्य ऋण और सकल घरेलू उत्पाद का अनुपात जो था 19.4% था। अब आते हैं अगले क्वेश्चन। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार गिनी गुणांक उपभोग व्यय में असमानता का एक माप क्या है? घटता रहा है या बढ़ रहा है या स्थिर रहा है? इसका सही आंसर चुने। तो आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार गिनी गुणांक उपभोग व्यय में असमानता का एक माप जो है वो कौन सा है? तो ऑप्शन पहला है घट रहा है, या दूसरा बढ़ रहा है, या तीसरा स्थिर है। तो इसका राइट आंसर होगा केवल एक घट रहा है। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार गिनी गुणांक उपभोग व्यय में असमानता का माप जो है वो लगातार घटता रहा है। ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अर्थव्यवस्था सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार एमएसएमई को इक्विटी फंडिंग प्रदान करने के लिए कितना फंड दिया गया है? एमएसएमई को इक्विटी फंडिंग प्रदान करने के लिए कितना फंड दिया गया है? तो ऑप्शन ए 50 करोड़, ऑप्शन बी 60,000 करोड़, ऑप्शन जी 70,000 करोड़, ऑप्शन डी 80,000 करोड़। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 50,000 करोड़ एमएसएमई को दिया गया है इक्विटी फंडिंग प्रदान करने के लिए। एमएसएमई को इक्विटी फंडिंग प्रदान करने के लिए 50,000 करोड़ रुपया का आत्मनिर्भर भारत कोष शुरू किया गया है। अब आगे अगले क्वेश्चन। वर्तमान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 2025 तक कितनी बार बजट पेश किया गया? आप लोगों को पता होगा कि अभी वर्तमान में वित्त मंत्री जो है वो निर्मला सीतारमन है। 2025 तक कितनी बार बजट पेश किया है? तो निर्मला 4 बार, 6 बार, 8 बार और 10 बार। तो निर्मला सीतारमन 2025 तक 8 बार वो बजट पेश कर चुकी हैं। ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों निर्मला सीतारमन ने 2025 तक कितनी बार बजट जो है वो पेश की है? तो 8 बार।
तो चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बजट बजट 2025-26 का विषय क्या था? 2025-26 का बजट 2025-26 का विषय क्या था? तो सबका साथ सबका विकास या सबका विकास, ऑप्शन नंबर सी सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, या ऑप्शन नंबर डी सबका साथ सबका प्रयास सबका विकास। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इस बार बजट का जो विषय था वो सबका विकास था। बजट 2025-26 का विषय जो था वो सबका विकास था। चलिए हम लोग अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा बजट 2025-26 के अनुसार भारत के 6 सिद्धांतों में शामिल नहीं है? भारत 2025-26 के अनुसार भारत के 6 सिद्धांतों में शामिल नहीं है। कौन सा? तो शून्य गरीबी, बी है भूखमरी का उन्मूलन, सी है समानता शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुंच, या डी है भारत किसान को विश्व का खाद्यान्न भंडार बना रहे हैं। तो आइए कुछ इसके बारे में जान लेते हैं। बजट में 6 व्यापक सिद्धांतों के माध्यम से विकसित भारत पर जोर दिया गया है। 6 सिद्धांत है। तो पहला है शून्य गरीबी। 6 सिद्धांत है, तो पहला जो है वो शून्य गरीबी है। दूसरा सिद्धांत जो है वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुंच, समानता शिक्षा और सार्वभौमिक पहुंच, ये दूसरा सिद्धांत हो गया। तीसरा सिद्धांत है उच्च गुणवत्तापूर्ण किफ़ायती स्वास्थ्य सेवा। स्वास्थ्य सेवा जो है वो कम बजट में होना चाहिए, किफ़ायती होना चाहिए स्वास्थ्य सुविधा। तीसरा है कौशल विकास के माध्यम से पूर्ण रोजगार, सभी जो भी युवा हैं उनको पूर्ण रोजगार मिले कौशल विकास के माध्यम से, ये चौथा सिद्धांत है। पांचवा सिद्धांत है आर्थिक गतिविधियों में कम से कम 70% महिला की भागीदारी, 70% महिला की भागीदारी होना चाहिए, ये पांचवा सिद्धांत है। छठा सिद्धांत है किसान भारत को विश्व की खाद्य टोकरी बना रहे हैं। किसान जो है वो भारत को विश्व की खाद्य टोकरी बना रहे हैं। किसान भारत को विश्व का खाद्यान्न भंडार बना रहे हैं। तो 2025-26 के अनुसार बजट के 6 सिद्धांतों में कौन सा शामिल नहीं है? तो भुखमरी का उन्मूलन शामिल नहीं है। चलिए अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे। केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार कौन सा विकास में शामिल नहीं है? कौन सा विकास में शामिल, विकास का इंजन में शामिल नहीं है? ऑप्शन नंबर ए कृषि, या ऑप्शन नंबर बी उद्योग, या ऑप्शन नंबर सी निवेश, या चौथा ऑप्शन नंबर डी निर्यात। कौन सा उसमें शामिल नहीं है? तो केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार विकास का इंजन में शामिल नहीं है उद्योग। उद्योग को इसमें शामिल नहीं किया गया है। चलिए हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे। विकास का इंजन जो है केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार विकास का वो है वो 4 इंजन बनाया गया। विकास के 4 इंजन बनाए गए। पहला जो है वो कृषि हो गया, पहला कृषि हो गया। दूसरा हो गया MSME। विकास के 4 इंजन है, पहला कृषि, दूसरा MSME, तीसरा है निर्यात और चौथा है निवेश। विकास के 4 इंजन शामिल है, कृषि, निवेश, निर्यात, MSME। उद्योग को इसमें शामिल नहीं किया गया है। चलिए अब हम लगाते हैं अगले क्वेश्चन पे।
केंद्रीय बजट 2025-26 में परिवर्तनकारी सुधारों के लिए कितने क्षेत्र उजागर किए गए हैं? केंद्रीय बजट 2025-26 में परिवर्तनकारी सुधारों के कितने क्षेत्र उजागर किए गए हैं? तो पहला है कराधान, उद्योग, बिजली, कृषि, वित्त या नियामक सुधार। तो इसका राइट आंसर होगा केवल 1, केवल 2, केवल 3, केवल 4 या उपरोक्त सभी। तो सिर्फ 4, इसका राइट आंसर होगा केवल 4। केंद्रीय बजट 2025-26 में परिवर्तनकारी सुधारों के कितने क्षेत्र उजागर किए गए हैं? तो पहला है कराधान, पहला। दूसरा है कराधान, वित्त, बिजली और विनियामक सुधार के अलावा शहरी विकास और खनन क्षेत्र भी इसमें शामिल है। उद्योग, कृषि ये दोनों शामिल नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा केवल 4। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार बजट का कुल आकार कितने लाख करोड़ रुपए में है? बजट का कुल आकार जो है वो कितने लाख करोड़ रुपए में है? तो पहला ऑप्शन 49.63 या 50.65 या 51.63 या 52.63। तो इसका राइट आंसर होगा 50.65। मतलब बजट, केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार बजट का कुल आकार जो है वो 50.65 लाख करोड़ है। कुल आकार जो है वो ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन। केंद्रीय बजट 2025-26 में सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में अनुमानित राजकोषीय घाटा क्या है? तो राजकोषीय घाटा जो है वो अनुमानित राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना परसेंट है? तो 4.4%। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। केंद्रीय बजट 2025-26 में सकल घरेलू उत्पाद का 4.4% अनुमानित है राजकोषीय घाटा। जो पूर्व वर्ष 2024-25 में 4.8% से कम है। चलिए अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन। केंद्रीय बजट 2025-26 में सरकार के आय स्रोत के बारे में बताइए। उनका आय स्रोत क्या क्या है? उधार और अन्य देनदारी, निगम कर, आयकर, वस्तु एवं सेवा कर। उपरोक्त को सरकार के आय में योगदान के घटके क्रम में व्यवस्थित करें। मतलब इसमें पूछा गया है कि सरकार का आय जो है वो किस सेक्टर से कितना ज़्यादा हुआ है उसको घटते क्रम में लगाइए। पहले जिनका ज़्यादा हुआ है वो लिखना है, फिर उसके बाद कम लिखना है, फिर कम लिखना है, फिर कम लिखना है। तो सरकार का जो आय का स्रोत है वो सबसे ज़्यादा किस में हुआ था? तो उधार और देनदारी में 24% हुआ था। उधार और देनदारी में 24% हुआ था। आयकर में 22%। मतलब सरकार के आय का स्रोत जो है वो उधार और देनदारी से 24% हुआ था और आयकर से 22% हुआ था। निगम कर से 17%, निगम कर से 17% और सकल सेवा कर जो था वस्तु एवं सेवा कर से 18%। तो इसको हम लोग घटते क्रम में लगाएंगे। 24% उधार और देनदारी, उसके बाद 22% आयकर, 22% आयकर और निगम वस्तु एवं सेवा कर 18% और निगम कर जो था वो 17%। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए है उधार और देनदारी, बी है आयकर और डी है वस्तु एवं सेवा कर,
ए इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर बी। आंसर नंबर बी। जैसे उधार और देनदारी जो था वो 24% था, और आयकर जो है वो 22%, और निगम कर जो था वो 17% था, वस्तु एवं सेवा कर 18%। तो पहले ए था, फिर सी था, फिर डी था और फिर बी था। चलिए अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन। केंद्रीय बजट 2025-26 के बारे में गलत कथन की पहचान करिए। गलत कथन जो था वो कौन सा था, वो पहचान करना है। तो प्राथमिक घाटा जो था वो 2,92,598 करोड़ था। केंद्रीय बजट 2025-26 में प्राथमिक घाटा जो था 2,92,598 करोड़ था। राजकोषीय घाटा जो था 15,70,936 करोड़ था। और सबसे अधिक मद जो है वो रक्षा क्षेत्र को आवंटित किया गया था। और संशोधित कर व्यवस्था में मूल छूट सीमा जो था वो 4.5 लाख था। कौन सा इसमें गलत है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बी और डी इसका गलत आंसर है। चलिए हम लोग आते हैं, कुछ जान लेते हैं इसके बारे में। जो केंद्रीय बजट था, प्राथमिक घाटा जो था वो 2,92,598 करोड़, ये सही था। और राजकोषीय घाटा जो था वो 15,70,936 करोड़ नहीं था, वो था 15,68,936 15,68,936 करोड़ था, न कि 15,70,936 करोड़ था। ये गलत है। सबसे अधिक जो था वो मद जो था रक्षा क्षेत्र को आवंटित किया गया था, तो इसका ये सही है। संशोधित कर व्यवस्था में मूल छूट सीमा जो था वो 4.5 लाख नहीं था, सिर्फ 4 लाख था। चलिए अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार सबसे अधिक राशि जो है वो कहाँ आवंटित किया गया था? सबसे अधिक राशि जो है वो कहाँ दिया गया था, किसको दिया गया था? तो केंद्रीय क्षेत्र योजना, केंद्र प्रायोजित योजना, ब्याज भुगतान या रक्षा क्षेत्र, किसको सबसे अधिक राशि जो है वो आवंटित किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ब्याज भुगतान। केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार ब्याज भुगतान को सबसे अधिक राशि आवंटित किया गया था। अब हम लोग जानते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का स्थान क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? तो जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का स्थान जो है वो तीसरा है। तो अब जानते हैं पहला कौन है। जनसंख्या की दृष्टि से पहला जो है वो उत्तर प्रदेश है, पहला जो है वो यूपी है, दूसरा जो है वो महाराष्ट्र है MH, और तीसरा जो है वो बिहार है। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का तीसरा स्थान है। पहला स्थान यूपी है, दूसरा महाराष्ट्र है, तीसरा बिहार है। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले में उच्चतम जनसंख्या दशकीय वृद्धि के लिए अवरोही क्रम की पहचान करें? मतलब उच्च जनसंख्या कहाँ कहाँ हुआ था 2011 की जनगणना के अनुसार? तो पहला ऑप्शन है खगड़िया, अररिया, किशनगंज, दूसरा ऑप्शन है किशनगंज, अररिया, खगड़िया, कटिहार, तीसरा है मधेपुरा, किशनगंज, अररिया, खगड़िया, चौथा है
मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले में जनसंख्या दशकीय वृद्धि के लिए अवरोही क्रम में सजाना है? तो पहला मधेपुरा में सबसे ज़्यादा जनसंख्या बढ़ा था, दूसरा किशनगंज में, तीसरा अररिया में और चौथा खगड़िया में। चलिए अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की ग्रामीण साक्षरता दर जो थी वो कितनी थी? तो बिहार की ग्रामीण साक्षरता दर जो थी वो 59.8% थी। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की ग्रामीण साक्षरता दर जो थी वो 59.8% थी। और फिर हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी थी? 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या जो थी वो 104,787836 थी या 104,588332 थी। तो इसका राइट आंसर होगा 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या जो थी वो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या जो थी वो कितना थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 10 करोड़ 40,99,452 थी। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या जो थी वो 10,40,99,452 करोड़ थी। ऑप्शन नंबर डी। चलिए हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 2011 की जनगणना के अनुसार संदर्भ में गलत कथन की पहचान करें। बिहार की कुल जनसंख्या जो थी 10,40,99,452 थी, जो कुल जनसंख्या का 8.6% थी। बिहार का जनसंख्या घनत्व जो था 1106 पर किलोमीटर स्क्वायर था। बिहार का लिंग अनुपात जो है 935 था। बिहार की साक्षरता दर जो थी वो 61.8% थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें पूछा गया कौन सा गलत है। तो पहला जो है बिहार की जनसंख्या जो थी 10,40,99,452 थी, ये सही है। जो कुल जनसंख्या का 8.6% थी, ये सही है। बिहार का जनसंख्या घनत्व जो था वो 11,106 किलोमीटर पर किलोमीटर था, ये भी सही है। बिहार का लिंग अनुपात जो था वो 935 था। तो ये जो है वो बिहार का लिंग अनुपात जो है वो 935 नहीं था बल्कि 918 था, ये गलत है। बिहार का लिंग अनुपात जो है वो 918 था, 918 था। अब बिहार का साक्षरता दर जो थी 61.8% थी, तो ये सही। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो गलत था। बिहार जनगणना 2011 के अनुसार निम्न का मिलान करना है। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला कौन था? क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला जो था वो पश्चिम चंपारण था। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला बिहार में, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला जो है वो पश्चिम चंपारण है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जो है वो पटना है। पटना में अभी पटना की जनसंख्या जो है 58.4 लाख है। पटना की जनसंख्या जो है वो 58.4 लाख। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला जो है वो गोपालगंज है, जिसमें सर्वाधिक लिंगानुपात है।
1021। उच्चतम बाल लिंगानुपात वाला जिला जो है वो किशनगंज है, जिसमें अभी उच्चतम बाल लिंगानुपात जो है वो 971 है। आइए इसका हम लोग जान लेते हैं कुछ। बिहार जनगणना 2011 के अनुसार निम्न का मिलान करना। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला जो है वो पश्चिम चंपारण है, तो पहला का बी। दूसरा, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जो है वो पटना है, दूसरा का ए। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला जो है वो गोपालगंज है। उच्चतम बाल लिंगानुपात वाला जिला जो है वो किशनगंज है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे। बिहार की जाति सर्वेक्षण 2022 के संबंध में सही कथन की पहचान करिए। जो बिहार में जातीय जन सर्वेक्षण हुआ था उसके बारे में क्वेश्चन है। पहला है, इसकी अधिसूचना जो है वो 6 जून 2022 को जारी की गई थी। जो जातीय जन सर्वेक्षण हुआ था इसकी अधिसूचना जो है वो 6 जून 2022 को जारी की गई थी, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2 है, इसका संचालन जो है बिहार सरकार के गृह विभाग के द्वारा दिया गया था। तीसरा ऑप्शन है, जाति जनगणना का पहला चरण जो है वो 7 जनवरी 2023 को शुरू हुआ था। चौथा है, जाति जनगणना के आंकड़े बिहार सरकार द्वारा 2 अक्टूबर 2023 को प्रकाशित किया गया था। आइए इसके तो कौन सा कथन जो है वो सही है वो पहचान करना है। तो पहला है, जाति सर्वेक्षण जो है इसकी अधिसूचना वो है 6 जून 2022 को जारी की गई थी, ये सही है। इसका संचालन जो है बिहार सरकार के गृह विभाग के द्वारा किया गया है, ये ऑप्शन गलत है। जो जाति सर्वेक्षण हुआ है वो बिहार सरकार के सामान्य प्रशासनिक विभाग के द्वारा आयोजन किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा किया गया है, न कि गृह विभाग के द्वारा। जाति सर्वेक्षण का पहला चरण जो है वो 7 जनवरी 2023 को शुरू हुआ था, ये सही है। जाति जनगणना के आंकड़े बिहार सरकार द्वारा 2 अक्टूबर 2023 को प्रकाशित हुआ था, तो ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, जो कि गलत था। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आपको सही कथन बताइए, तो सही जो है वो पहला है, तीसरा है और चौथा है, और दूसरा जो है वो गलत है। तो आइए देख लेते हैं। केवल 1, केवल 2, केवल 3, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा केवल 3। सही कथन कितने हैं ऊपर क्वेश्चन में? तो 3 सही कथन है और 1 गलत कथन है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। जाति सर्वेक्षण 2022 के अनुसार निम्न का मिलान करिए। जाति सर्वेक्षण जो हुआ था उसका निम्न का मिलान करना है। ओबीसी जो है वो कितना परसेंट है? तो ओबीसी जो है वो 27.12% है, और ईबीसी जो है वो 36.01% है। ओबीसी जो है वो 27.12% है और ईबीसी जो है वो 36.01% है, और एससी जो है वो 19.65% है, और सामान्य जो है वो 15.52% है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ओबीसी जो है वो 27.12% है। जाति सर्वेक्षण जो हुआ था उसमें ओबीसी का कितना परसेंट है? तो 27.12% ओबीसी है। ईबीसी जो है वो 36.01% है। एससी जो है वो 19.65% है, और सामान्य जो है वो 15.52% है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 108 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए हम आते हैं अगले क्वेश्चन।
बिहार जाति सर्वेक्षण 2022 के अनुसार बिहार में विभिन्न धर्मों की जनसंख्या क्रम को व्यवस्थित करें। कौन सा धर्म जो है, धर्म के लोग ज़्यादा हैं वो बताना है। पहले जो है वो बिहार में हिंदू जो है वो, यहाँ एक डाटा लिख देते हैं। बिहार में हिंदू जो है वो 81.99% है। बिहार में हिंदू जो है वो 81.99% है। मुस्लिम जो है वो 17.7% है। फिर उसके बाद आते हैं ईसाई जो है वो 0.05% है। फिर ईसाई के बाद आते हैं बौद्ध धर्म जो है वो 0.085% है। तो सबसे ज़्यादा बिहार में हिंदू हैं, फिर मुस्लिम है, फिर सिख है, ईसाई है। गलत है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, क्योंकि पहले नंबर पे हिंदू है, दूसरे मुस्लिम है, तीसरे ईसाई हैं और चौथे सिख हैं। बिहार, आइए इसको एक बार और फिर से जान लेते हैं। बिहार जाति सर्वेक्षण 2022 के अनुसार बिहार में विभिन्न धर्मों की जनसंख्या कितने हैं। तो हिंदू जो है वो 81.9% है, 81.99% है। और मुस्लिम जो है वो 17.7% है। फिर उसके बाद ईसाई का नंबर आता है। ईसाई जो है वो 0.05% है। उसके बाद बौद्ध धर्म है 0.085% है। तो इसका राइट आंसर 109 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। पहले हिंदू हैं, फिर मुस्लिम है, फिर ईसाई हैं, फिर बौद्ध हैं। भारत में पहली बार जाति आधारित जनगणना जो है वो किस वर्ष आयोजित की गई थी। भारत में पहली बार जाति आधारित जनगणना जो है वो किस वर्ष आयोजित की गई थी। तो इसका राइट आंसर होगा, भारत में पहली बार जो जाति आधारित जनगणना हुई थी वो 1931 में हुई थी। भारत में पहली बार जाति आधारित जनगणना जो है वो 1931 में हुई थी। 1931 की जनगणना जो है वो ब्रिटिश भारत में अंतिम बार की गई थी, वो ब्रिटिश भारत में की गई थी। चलिए हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्न कथनों पर विचार करें। चक्रवात दाना का नामकरण भारत के द्वारा किया गया था। 2024 में यह चक्रवात उत्तरी हिंद महासागर क्षेत्र में बनने वाला तीसरा चक्रवात था। नीचे किए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। इसका सही उत्तर कौन सा है वो बताना है। तो इसका सही उत्तर केवल 2 है, क्योंकि जो चक्रवात जो है वो दाना जो है अरबी भाषा में दाना है, उसका नामकरण जो है वो भारत नहीं किया था, वो कौन किया था? कतर। चक्रवात दाना का नामकरण जो है वो कतर किया था। और 2024 में यह चक्रवात जो है उत्तरी हिंद महासागर क्षेत्र में बनने वाला तीसरा चक्रवात था। अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन। वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2024। वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2024। तो पहला इसमें वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2024 के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। वैश्विक स्तर पर 2024 में GHI मतलब ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्कोर जो है वो 18.3 रहा, जो मध्यम श्रेणी में आता है। वैश्विक भूखमरी सूचकांक रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। तीसरा, वर्ष 2030 तक
भुखमरी समाप्त करने की संभावना अब बहुत कम मानी जा रही है। तो निम्न में से कौन सा उत्तर सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 और 3 सही है, क्योंकि ग्लोबल वैश्विक भुखमरी सूचकांक रिपोर्ट जो है वो आइरिस एजेंसी है। आइरिस एजेंसी जो है वो कंजर्न वर्ल्ड वाइड और जर्मन संगठन वेल्टर हंगर हिल्प द्वारा जारी किया जाता है वैश्विक भूख सूचकांक, न कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन। देश का पहला लेखकों का गांव किस राज्य में स्थित है? देश का पहला लेखक का गांव कौन से राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर जी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी जम्मू कश्मीर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड। उत्तराखंड देश का पहला लेखकों का गांव जो है वो उत्तराखंड है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा कार्बो वर्ड के बाद किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित होने वाला दूसरा देश कौन बना है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मिस्र। WHO द्वारा मलेरिया मुक्त जो दूसरा देश बना है वो मिस्र है। चलिए हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्थानीय चुनाव लड़ने के लिए 2 बच्चों के मानदंड को खत्म करने का फैसला किया है? कौन सा राज्य जो है वो चुनाव लड़ने के लिए 2 बच्चा होना चाहिए चुनाव लड़ने के लिए, इसको मानदंड जो था उसको खत्म करने का फैसला किया है? तो कौन सा राज्य है वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो राज्य है उसमें 2 बच्चों स्थानीय चुनाव लड़ने के लिए 2 बच्चों के मानदंड को खत्म करने का फैसला किया है। अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। MPI 2024 के अनुसार विश्व भर में कितने लोग तीव्र बहुआयामी गरीबी में जीवन यापन कर रहे हैं? MPI के अनुसार वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 जारी किया गया है। उसके अनुसार MPI 2024 के अनुसार विश्व भर में कितने प्रतिशत लोग जो हैं वो बहुत गरीबी में जीवन यापन कर रहे हैं? तो 930 मिलियन या 1.1 बिलियन या 840 मिलियन या 660 मिलियन। तो इसका राइट आंसर होगा 1.1 ऑप्शन नंबर बी 1.1 बिलियन। MPI 2024 के अनुसार विश्व भर में 1.1 बिलियन जो लोग हैं वो गरीबी में जीवन यापन कर रहे हैं। अब आइए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। सर्वाधिक गरीबी वाला देश, सबसे ज़्यादा गरीबी जो है वो कहाँ है? तो पहला है अपना इंडिया। इंडिया में सबसे ज़्यादा गरीब लोग हैं 234 मिलियन। सबसे ज़्यादा गरीबी जो है वो भारत में है 234 मिलियन। उसके बाद पाकिस्तान आता है जिसका है 93 मिलियन। पहला आता है भारत जिसका 234 मिलियन है। दूसरा आता है पाकिस्तान जिसका 93 मिलियन है। तीसरा आता है इथोपिया जिसका 86 मिलियन है। इथोपिया का 86 मिलियन है। उसके बाद नाइजीरिया आता है जिसका 74 मिलियन है। चलिए अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन। जैव विविधता पर सम्मेलन का COP16 कहाँ आयोजित किया गया था? COP जो है वो 16वां कहाँ आयोजित किया गया था? तो COP 16वां जो है कैली कोलंबिया या नैरोबी केनिया या लुसाका जाम्बिया या सियोल का दक्षिण कोरिया। तो COP 16 का आयोजन जो है वो कैली कोलंबिया में किया गया था। ऑप्शन नंबर 117 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए
कैली कोलंबिया में कॉप 16 का आयोजन किया गया था। मूनलाइट कार्यक्रम जो हाल ही में चर्चा में रहा, किससे संबंधित है? जो मूनलाइट कार्यक्रम जो है वो किससे संबंधित है? तो मंगल ग्रह पर बस्ती बसाने का कार्यक्रम है, या चंद्रमा की सतह पर जीवन की खोज है, या चंद्रमा के लिए संचार और नेविगेशन बुनियादी ढांचे का विकास है, या सूर्य की ऊर्जा पर आधारित अंतरिक्ष बिजली संयंत्र है। तो इसका राइट आंसर होगा जो मूनलाइट कार्यक्रम जो है वो किस लिए शुरू किया गया है? तो चंद्रमा, ऑप्शन नंबर सी, चंद्रमा के लिए संचार और नेविगेशन बुनियादी ढांचे का विकास करने के लिए मूनलाइट कार्यक्रम शुरू किया गया है। चलिए हम लोग आते हैं अगले। हाल ही में भारत सरकार ने हाल ही में किस स्थान पर एक नया मिसाइल परीक्षण रेंज स्थापित करने को मंजूरी दी है, जहां सतह से हवा में मार करने वाला मिसाइलें, एंटी टैंक मिसाइलों और सामरिक मिसाइलों का परीक्षण किया जाएगा? भारत सरकार ने हाल ही में किन स्थान पर एक नया मिसाइल परीक्षण रेंज स्थापित करने को मंजूरी दी है? चांदीपुर ओडिशा में, या श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, पोखरन राजस्थान, नाग या लंका आंध्र प्रदेश? तो इसका राइट आंसर होगा डी, ऑप्शन नंबर डी, नाग या लंका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के नाग या लंका में स्थापित करने का भारत सरकार ने परमिशन दिया है, एक मिसाइल परीक्षण रेंज। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन। भारत में लेडी जस्टिस की प्रतिमा के ऐतिहासिक संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करिए। लेडी जस्टिस की प्रतिमा, यह प्रतिमा यूनान की न्याय देवी की प्रतिमा से प्रेरित है, या भारत में यह प्रतिमा सबसे पहले 19वीं सदी में अंग्रेजों द्वारा लाई गई थी? उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका राइट आंसर होगा केवल ए। जो लेडी जस्टिस की प्रतिमा है, यह प्रतिमा यूनान की न्याय की देवी से प्रेरित है, और भारत में यह प्रतिमा जो है सबसे पहले 19वीं सदी में अंग्रेजों द्वारा लाई गई थी। तो ये 19वीं सदी में नहीं लाई गई थी, 17वीं सदी में अंग्रेजों द्वारा लाई गई थी। तो इसका राइट आंसर होगा केवल एक सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि भारत में यह प्रतिमा 17वीं सदी में अंग्रेजों द्वारा लाई गई थी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कौन सा राज्य जो है वो अनुसूचित जातियों का उप वर्गीकरण करने वाला पहला राज्य बन गया है? कौन सा राज्य जो है वो अनुसूचित जातियों का उप वर्गीकरण करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो इसका राइट आंसर होगा हरियाणा। हरियाणा राज्य जो है वो अनुसूचित जातियों का उप वर्गीकरण करने वाला पहला राज्य बन गया है। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। घोटालों से बचो अभियान केंद्र सरकार ने किसके साथ मिलकर शुरू किया है? केंद्र सरकार ने एक अभियान शुरू किया है घोटालों से बचो, वह किसके साथ मिलकर शुरू किया है केंद्र सरकार? तो इसका राइट आंसर होगा मेटा। मेटा के साथ केंद्र सरकार ने एक अभियान शुरू किया है जिसमें घोटालों से बचे। बढ़ते ऑनलाइन घोटालों से निपटने के लिए सरकार और मेटा ने घोटालों से बचे अभियान के लिए हाथ मिलाया। जो ऑनलाइन बढ़ रहा है, साइबर क्राइम का जो बढ़ रहा है, उसी के कारण मेटा और केंद्र सरकार ने यह अभियान शुरू किया है। मेरी पंचायत ऐप जो है वो केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया है। इसका संबंध है मेरी पंचायत ऐप का संबंध जो है वो किससे है? स्थानीय मौसम से, पंचायतों में इंटरनेट से, सरकारी योजनाओं की जानकारी से, या पंचायतों की स्वच्छता से। तो इसका राइट आंसर होगा मेरी पंचायत ऐप जो है वो स्थानीय मौसम, मेरी पंचायत ऐप जो है वो स्थानीय मौसम से संबंधित है।
मेरी पंचायत ऐप का शुभारंभ जो है वो स्थानीय मौसम का हाल जानने हेतु केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया है। इस ऐप से वर्षा, हवा की गति या बादल छाए रहने के बारे में दैनिक अपडेट ग्राम पंचायतों को मिलता रहेगा। जैसे बारिश हो रहा है या हवा की गति कैसी है, बादल छाए रहने के बारे में ये इस ऐप से जानकारी मिलेगा। मेरी पंचायत ऐप। अब आते हैं अगले क्वेश्चन। स्काई स्कैनर की 2025 की ट्रैवल ट्रेंड रिपोर्ट के अनुसार भारत यात्रियों के लिए शीर्ष यात्रा गंतव्य कौन सा है? भारतीय जो यात्री हैं वो सबसे ज़्यादा कहाँ जाते हैं? जो स्काई स्कैनर की 2025 की ट्रैवल ट्रेंड रिपोर्ट के अनुसार भारतीय यात्रियों के लिए शीर्ष यात्रा गंतव्य कौन सा है? तो बाकू अजरबैजान, या लांगकावी मलेशिया, या ट्रांजो नॉर्वे, या शिलोंग मेघालय। तो भारतीय यात्री जो है वो शीर्ष उनका गंतव्य जो है वो शिलोंग मेघालय होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है इसका राइट आंसर। स्काई स्कैनर के अनुसार ट्रैवल ट्रेन रिपोर्ट के अनुसार भारतीय यात्रियों के लिए शीर्ष यात्रा गंतव्य कौन सा है? तो शिलोंग मेघालय। अब आते हैं अगले क्वेश्चन। हाल ही में 9 जिलों में खनिज भंडार की प्राप्ति हुई है। बिहार के किस 9 जिलों में खनिज भंडार की प्राप्ति हुई है? तो कौन सा युग्म सही है? नालंदा में सफ़ेद अवरक मिला है, आरा में चूना पत्थर मिला है, जमुई में ग्रेनाइट मिला है, या भागलपुर में सिलिका मिला है। तो नालंदा में सफ़ेद अवरक मिला है, ये सही है। आरा में चूना पत्थर मिला है, ये भी सही है। जमुई में ग्रेनाइट नहीं मिला है, जमुई में ग्रेनाइट मिला है, ये भी सही है। भागलपुर में जो है वो सिलिका नहीं मिला है, भागलपुर में जो है मिला है हम लोग को तांबा और जस्ता। भागलपुर में हम लोग को मिला तांबा और जस्ता। तो इसका ऑप्शन डी सही है। कौन सा गलत है? तो ऑप्शन नंबर डी गलत है, क्योंकि भागलपुर में सिलिका नहीं मिला है, भागलपुर में मिला है तांबा और जस्ता मिला है। चलिए अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन। हाल ही में खेल मंत्रालय ने लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ध्यानचंद पुरस्कार को समाप्त करके उसकी का जगह किस पुरस्कार को शुरू किया है? ध्यानचंद पुरस्कार को समाप्त करके उसकी जगह पे किस पुरस्कार को शुरू किया है? तो पहला ऑप्शन है द्रोणाचार्य लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, या अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार, या खेल रत्न अवार्ड, या चौथा ऑप्शन है भारत खेल रत्न लाइफ टाइम पुरस्कार। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार। भारत हाल ही में खेल मंत्रालय ने लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ध्यानचंद पुरस्कार को हटाकर उसके जगह अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार शुरू किया है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन। 2024 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया गया है? तो आप लोगों को पता होगा भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2024 में किसे दिया गया है? तो जॉन एच होपफील्ड और जेफरी ई हिंटन भौतिकी का नोवेल जो है वो 2 आदमी को मिला है। पहला है जॉन एच होपफील्ड और दूसरा है जेफरी हिंटन। उनको किस क्षेत्र में योगदान के लिए मिला है? तो ऑप्शन नंबर बी कृत्रिम बुद्धिमत्ता और तंत्रिका नेटवर्क के विकास के लिए 2024 में भौतिकी का नोबेल दिया गया है। किन्हें? जॉन एच होपफील्ड और जेफरी हिंटन।
आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन। 2024 में शांति का नोबेल पुरस्कार निम्न में से किस संगठन को दिया गया है? जो शांति का नोबेल पुरस्कार है वो किस संगठन को दिया गया है? तो निहान हिंडा क्यों, ऑप्शन नंबर सी, निहान हिंडा क्यों को दिया गया है शांति का नोबेल। तो शांति का नोबेल उन लोगों को क्यों दिया गया है? तो जापानी संगठन, ये जापान का संगठन है निहान हिंडा क्यों, उन्हें परमाणु हथियारों से मुक्त दुनिया को प्राप्त करने के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। किसे? निहान हिंडा क्यों, जो जापान का संगठन है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। चिकित्सा के क्षेत्र में, मेडिसिन के क्षेत्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है और क्यों दिया गया है? किस खोज के लिए दिया गया है? मेडिसिन के क्षेत्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार किस खोज के लिए प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा माइक्रो आरएनए की खोज और जीन अभिव्यक्ति नियंत्रण में इसके योगदान के लिए 2024 में मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। ऑप्शन नंबर सी, माइक्रो आरएनए की खोज और जीन अभिव्यक्ति नियंत्रण में इसके योगदान के लिए दिया गया है मेडिसिन के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर सी। नीचे दिए गए में से कौन सा कथन मुख्यमंत्री वाहन चालक कल्याण योजना 2024 के संदर्भ में सही नहीं है? यह योजना सड़क सुरक्षा और दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए शुरू की गई है। यह योजना सभी निजी कार मालिकों को लाभ पहुंचाएगी। योजना का लाभ जो है वो व्यावसायिक वाहन चालकों को दिया जाएगा। योजना में बीमा और स्वास्थ्य सुविधाएं भी शामिल की गई है। तो इसका राइट कौन सा संदर्भ सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सही नहीं है। यह योजना सभी निजी कार मालिकों को लाभ पहुंचाएगी, ये उसका उद्देश्य नहीं है। अब हम लाते हैं अगले क्वेश्चन पे। यातायात के लाइव अपडेट हेतु मैप माई इंडिया ऐप की सुविधा उपलब्ध कराने वाला बिहार कैमा राज्य बना है? तो बिहार जो है वो चौथा राज्य बना है। मैप माई इंडिया ऐप की यातायात के लाइव अपडेट हेतु मैप माई इंडिया ऐप की सुविधा उपलब्ध कराने वाला बिहार जो है वो चौथा राज्य बना है। पहला राज्य जो है वो यूपी है, दूसरा है हरियाणा और तीसरा है एमपी। चौथा है बिहार। पहला यूपी है, दूसरा हरियाणा है, तीसरा एमपी है और चौथा बिहार है। निम्न कथनों पर विचार करें। हाल ही में अररिया जिले में बिहार के दूसरे टाइगर रिजर्व को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है। यह मंजूरी बिहार सरकार के वन और पर्यावरण विभाग ने दी है। सत्य कथन का चयन करें। इसमें से कौन सत्य है वो जानना है। ये ना तो एक सही है ना ही दो सही है। इसका राइट आंसर होगा ना एक सही है ना दो सही है। तो हाल ही में अररिया जिले में बिहार के दूसरे टाइगर रिजर्व को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है। तो वो अररिया जिले में नहीं दी गई है, वो दूसरा जो है वो बिहार का दूसरा जो है टाइगर रिजर्व जो है वो कैमूर जिले में खुला है। और यह मंजूरी जो है बिहार सरकार के वन और पर्यावरण विभाग ने नहीं दी है। टाइगर रिजर्व के लिए सैद्धांतिक मंजूरी जो है वो मुख्य संस्था जो है वो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण देता है, जो भारत सरकार के पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी, ना तो एक ना दो सही है। निम्न कथनों पर विचार करें। 13 से 16 साल की आयु की बालिकाओं को गर्भाशय ग्रीवा कैंसर
सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रतिरक्षण योजना से शुरुआत की गई है। दूसरा है, इस दौरान बच्चियों को ह्यूमन पेपीलोमा वायरस HPV का टीका लगाया गया है। गलत कथन का चयन करें। गलत कथन का चयन करें। तो इसमें कौन सा गलत कथन है? तो वो केवल एक है, क्योंकि 13 से 16 साल की आयु नहीं, ये 9 से 6 अक्टूबर 2024 को 6 अक्टूबर 2024 को बिहार सरकार द्वारा 9 से 14 वर्ष की आयु की बालिकाओं को गर्भाशय ग्रीवा कैंसर सर्वाइकल कैंसर बचाने के लिए मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रतिरक्षण योजना की शुरुआत की गई है। 13 से 16 वर्ष नहीं, 9 से 14 वर्ष की बालिकाओं के लिए। और दूसरा, इस दौरान बच्चियों को ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV का टीका लगाया जाएगा, ये सही है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन। राष्ट्रीय कृषि संहिता का मुख्य उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय कृषि संहिता का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो फसलों की पूर्ण जानकारी वाला डेटाबेस तैयार करना, या कृषि चक्र में मानक तैयार करना, बीजों फसलों के गुणवत्ता के तय करना, या कृषि वैज्ञानिकों के कार्यों के संबंध में मानक तय करना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रीय कृषि संहिता का मुख्य उद्देश्य जो है वो कृषि चक्र में मानक तैयार करना होता है। भारत जेन जो है भारत का पहला सरकारी वित्त पोषित बहुभाषी और मल्टी मॉडल जनरेटिव AI मॉडल किसके नेतृत्व में विकसित की जा रही है? IIT खगड़पुर, IIT दिल्ली, IISc बेंगलोर या IIT मुंबई। तो इसका राइट आंसर है IIT मुंबई। IIT मुंबई द्वारा एक भारत का पहला वित्त पोषित बहुभाषी और मल्टी मॉडल जनरेटिव AI मॉडल जो है वो IIT मुंबई के द्वारा के नेतृत्व में विकसित की जा रही है। हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष योजना ने 5वें चंद्र मिशन लुपेक्स को मंजूरी दी है। यह किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी के साथ एक सहयोगात्मक प्रयास है? कौन सी एजेंसी के साथ मिलकर भारत सरकार ने ये योजना, मतलब भारत सरकार ने शुरू की है, लुपेक्स को मंजूरी दी है? तो कौन देश है वो? USA, फ्रांस, जापान या यूरोपीय संघ? तो इसका आंसर होगा जापान। हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष आयोग ने 5वें चंद्र मिशन लुपेक्स को मंजूरी दी है, जो जापान के साथ अंतरिक्ष एजेंसी के साथ एक सहयोगात्मक प्रयास है। तो 136 का ऑप्शन होगा नंबर सी, राइट आंसर जापान। अब आते हैं अगले क्वेश्चन। भारत की पहली सुपर कैपेसिटर उत्पादन सुविधा कहाँ स्थापित की गई है? भारत की पहली सुपर कैपेसिटर उत्पादन सुविधा कहाँ स्थापित की गई है? तो वो है केरल, ऑप्शन नंबर ए। भारत की पहली सुपर कैपेसिटर उत्पादन सुविधा कहाँ स्थापित की गई? तो केरल में। अब आते हैं अगले क्वेश्चन। वैश्विक भूख सूचकांक GHI ग्लोबल 100 इंडेक्स में भारत का स्थान 105वां है। भारत में भूख के स्तर को देखते हुए इसे गंभीर श्रेणी में रखा गया है। सत्य कथन का चयन करें। तो वैश्विक भूख सूचकांक में भारत का स्थान जो है वो 105वां है, ये सही है। टोटल 127 देशों में भारत का स्थान जो है वो 105वां है। भारत में भूख के स्तर को देखते हुए इसे गंभीर श्रेणी में रखा है। अब आते हैं अगले। इसमें ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों सही। महात्मा गांधी को समर्पित बापू टावर की सीधी ऊंचाई कितनी है? जो महात्मा गांधी को समर्पित बापू टावर जो है उसकी सीधी ऊंचाई कितनी है?
तो आपको पता होगा कि बापू टावर जो है वो पटना में इसका निर्माण किया जा रहा है। इसकी ऊंचाई जो है लगभग 102 फुट है फीट है। महात्मा गांधी को समर्पित बापू टावर की ऊंचाई जो है लगभग 102 फीट है। बिहार फिल्म कॉन्क्लेव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए, पटना में। बिहार फिल्म कॉन्क्लेव 2024 का आयोजन जो है वो पटना में किया गया था। तो दोस्तों यहाँ एडुटेरिया का टेस्ट नंबर 9 समाप्त होता है। एडुटेरिया का टेस्ट 9 जो है वो समाप्त हो गया है, जो 2 पार्ट में बनाया गया। पार्ट ए में 1 से लेकर 75 क्वेश्चन तक डिस्कस किया गया है, और पार्ट टू में 76 से लेके 140 क्वेश्चन तक डिस्कस किया गया। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और शेयर करें। धन्यवाद। तब तक के लिए धन्यवाद।